हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाहिम सर्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट यूजी 2023 जो कल हुआ 7 मई को जो पेपर हुआ उसी के बारे में हम फिजिक्स का पेपर यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट 1 जो आज है वो सेक्शन ए हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास जो सीरीज है वो है बेटा F1 सीरीज। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए चलते हैं, देखते हैं F1 सीरीज में किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आए थे। ठीक है, मेरे पास F1 सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ गायरेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें आपने देखा होगा इस रेडियस ऑफ गायरेशन वाले क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, जो ऑप्शंस दिए गए थे, ये ऑप्शंस जो आप इसमें प्रोसीजर करते हो, ये ऑप्शंस उसमें टैली नहीं होते थे। तो इस क्वेश्चन को आपको बोनस दिया जाएगा। करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 इसमें था, आपको दिए गए थे 3 एलिमेंट्स, एक दिया था सीशियम, एक दिया गया था पोटेशियम, एक दिया गया था सोडियम। ठीक है बेटा, आपको इनकी दी गई थी वर्क फंक्शंस। ठीक है, इनका वर्क फंक्शन दिया गया था, एक का वर्क फंक्शन दिया गया था 2.14 EV, दूसरे का दिया गया था 2.30 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरे का दिया गया था 2.75 EV। ये इनका वर्क फंक्शन था। ठीक है, वर्क फंक्शन आपको पता है मिनिमम कितनी एनर्जी लगती है मेटल सरफेस ऑफ द मेटल से वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए। अब इतनी एनर्जी इसको चाहिए कम से कम निकालने के लिए, इसको इतनी चाहिए, इसको इतनी चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या बताया गया था, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर हम रेडिएशन डाल रहे हैं ऑफ एनर्जी 2.20 EV। इतनी एनर्जी से हम इसके ऊपर इनके ऊपर रेडिएशन डालते हैं। ठीक है, अगर इस एनर्जी से डाल रहे हैं तो इसका मतलब आपको बताना था किस वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। तो मिनिमम एनर्जी अगर आपको देखनी है 220, इसके पास एनर्जी है, तो इसको 220 से कम चाहिए, इसको 220 से ज्यादा चाहिए, इसको भी 220 से ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब सिर्फ एक सीशियम एलिमेंट यहां पर बचता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे, जब इसके ऊपर इस फ्रीक्वेंसी की या इस एनर्जी की रेडिएशन ऐसे ड्राइव करेगी। तो इसका ऑप्शन बनता है सीशियम। ये इस सीरीज में जो मेरे पास है 4th ऑप्शन इसमें बनता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल। आपको पता है सोप बबल के लिए 2 सरफेसेस होती है, 2 सरफेसेस होती है, ये आपको पहले ही पता है। अब हमको बताना है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है सोप बबल बनाने के लिए, जिसका रेडियस होगा 2 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस होगा 2 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए सोप सोल्यूशन इज नियरली सरफेस टेंशन, इसका दिया है सरफेस टेंशन जो दिया है 0.03 न्यूटन पर मीटर। ये सरफेस टेंशन दिया गया था, ये रेडियस दिया गया था। अब आपको मैं सिंपल एक बात बताऊंगा, इसको कितनी एनर्जी चाहिए, वो होती है सरफेस एनर्जी। ठीक है, अब सरफेस एनर्जी आपको पता है, सरफेस एनर्जी जो इसके मेन डेफिनेशन होती है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया जो होता है वो होता है इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो इसको कितनी आपको एनर्जी लगेगी, वो होगा सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। अब स्फीयर को तो सरफेस एरिया होता है, वो होता है 4πr², लेकिन इसके पास 2 सरफेस है, तो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय 2 × 4πr²। अब आपको इसमें अपने वैल्यूज डालने हैं, टी का वैल्यू डालना है 4π और यहां पर आर का वैल्यू आप डालो। तो इसका मतलब यहां पर 0.03 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय इसका r² का आप डालना चाहोगे 2 × 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बेटा आप सॉल्व करोगे पूरा, तो इसका ऑप्शन यहां पर निकलता है 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 जूल। ये पूरा सॉल्व करके आप देखो तो इसका ये वाला ऑप्शन यहां पर बनता है 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। ये इतनी एनर्जी आपको लगेगी सोप बबल बनाने के लिए जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गए पहले 2 जो मैंने दूसरा और तीसरा क्वेश्चन दिखाया। उसके बाद अगर मैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रेजिस्टेंस कलर कोडिंग पे क्वेश्चन था। ठीक है,
रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम कलर कोड दिया है इसने 2200, फिर दिया है ±5%। इसको हम लिख सकते हैं 22 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ±5%। आपको पता है पहला कलर फर्स्ट डिजिट देता है, दूसरा कलर दूसरा डिजिट, और तीसरा कलर ये मल्टीप्लायर देता है। और मल्टीप्लायर के लिए आपको पता है, आपने याद रखा होगा बीबी रॉय, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ये देता है 10⁻0 10⁻1 10⁻2 10⁻3। अब आपको इसमें बताना था द कलर फॉर थर्ड बैंड। थर्ड बैंड का जो कलर है वो मल्टीप्लायर देता है ना। तो थर्ड बैंड का आपको यहां पर अगर 10⁻3 है तो वो कौन सा कलर होगा? ऑरेंज। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, ग्रीन ऑरेंज येलो रेड, इसमें आपका ऑप्शन ऑरेंज बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। एक एलसीआर सर्किट दिया है। एलसीआर सर्किट में इसने बताया है इंडक्टेंस जो है सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस जो है 1 माइक्रोफैराड दिया है, तो रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम। ठीक है, और बता रहा है फ्रीक्वेंसी जिस पे रेजोनेट ये हो जाए, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये पूछ रहा है। इस सर्किट में, एलसीआर सर्किट में आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला पता होगी। अगर नहीं पता होगी तो आपको पता है उस एट रेजोनेंस XL = XC होता है। इसको आप सॉल्व करोगे, ओमेगा L 1/ωc को सॉल्व करोगे तो वहां से आपको जो फॉर्मूला निकलती है, अगर इसी को लिखोगे ओमेगा L = 1/ωc, ओमेगा स्क्वायर = 1/L√C, तो ये बनता है यहां पर ओमेगा स्क्वायर इधर रूट जाएगा, ओमेगा = 1/√LC, और इसको हम 2π न्यू लिख सकते हैं, तो न्यू यहां पर डिवाइड बाई 2π। तो कुछ नहीं करना है, L का वैल्यू C का वैल्यू डालना है। तो जब आप L और C का वैल्यू अपना डालोगे, L का वैल्यू दिया है दिस 10 × 10⁻³ हेनरी, 1 × 10⁻⁶, क्योंकि ये माइक्रो है, ये मिली है। इसको अपने वैल्यूज आप सबस्टिट्यूट करो, तो वैल्यू सबस्टिट्यूट करने के बाद आंसर जो आएगा आपका इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर यहां पर इस कैलकुलेट करने के बाद L का वैल्यू C का वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिलता है 1.59 किलोहर्ट्ज, 1590 समथिंग निकलेगा, तो वो 1.59 किलोहर्ट्ज हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। कुछ नहीं करना है, वैल्यू सबस्टिट्यूट करना है। मैंने कैलकुलेट किया है तो इसलिए मैं बता रहा हूं डायरेक्ट। अब उसके बाद है नेक्स्ट, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग फ्री स्पेस में वो जा रही है वैक्यूम में। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो ऑसिलेट करता है साइनोसॉइड, उसका एम्पलीट्यूड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का एम्पलीट्यूड दिया है 248 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब आपको एम्पलीट्यूड बताना है मैग्नेटिक फील्ड वाले कंपोनेंट का। ठीक है, ये आपको बताना है। और सी होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एक बात तो आपको पता होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय सी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड 48 डिवाइड बाय 3 × 10⁸ डालोगे सी का वैल्यू, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸, स्टैंडर्ड फॉर्म है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, इतना आपको ये निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड है B0, तो ये टेस्ला में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर यहां पर 2 बनता है। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। 7 क्वेश्चन में क्या दिया था? 7 क्वेश्चन एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन था, ये आप सुनोगे। इसमें दिया था फोटो वोल्टेक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। आपको बिल्कुल पता है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक जो हमारे पास डिवाइस होते हैं, ठीक है, वो तो लाइट एनर्जी को करते हैं कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल में, तो ये स्टेटमेंट सही है। जीना डायोड भी आपको पता है ये ब्रेक डाउन रीजन इज डिजाइनेड टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेक डाउन रीजन। आपको ये भी पता है जीना डायोड जो होता है वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है, वो भी रिवर्स बायस और ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है। तो इसका मतलब दोनों बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, तो वो आपको बनेगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऐसे द एरर्स इन द मेजरमेंट व्हिच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेंपरेचर एंड वोल्टेज
वोल्टेज सप्लाई आर। जो अनप्रेडिक्टेबल कोई टेम्परेचर या कोई फिजिकल कंडीशन की चेंज हो जाए, अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, तो उसको किस तरह के एरर्स का नाम दिया जाता है? आपको पता है बहुत सारा हमारे पास एरर्स के किस्म होते हैं, उनमें एक किस्म होता है रैंडम एरर्स, है ना। तो रैंडम एरर्स वो एरर्स होते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल काज, अनप्रेडिक्टेबल जो कुछ चेंजेस होती है उनकी वजह से जो चेंजेस एरर्स अराइज होते हैं उनको बोलते हैं रैंडम एरर्स। तो इसका आंसर आपको रैंडम एरर्स यानी क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड ऑप्शन इसमें बनता है मेरा, रैंडम एरर्स। अब एक और क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन था E.ds, ये क्वेश्चन नंबर 9 था और सरफेस इंटीग्रल इसको दिया था। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम E.ds फॉर द सरफेस इज इक्वल टू 0 लेंगे, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही है किसी सरफेस में उतनी लीव भी कर रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस। तो उस हिसाब से अगर आप इसमें ऑप्शन देखना चाहोगे तो वो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग द सरफेस, ये मैंने पहले बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 का ये ऑप्शन बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा दिया था, एक सर्किट यहां पर 2 वोल्ट दिया था, प्लस माइनस ऐसे कनेक्ट किया था, और यहां पर 10 वोल्ट बैटरी दी थी, 10 वोल्ट, और यहां पर दिया था बेटा 400 ओम, ये रेजिस्टेंस आपको पता करना था। अगर आप देखोगे ये और ये बेटा आपस में पैरेलल है, तो इसका भी वोल्टेज कितना बनेगा? 2 वोल्ट। इसका वोल्ट कितना होता? ये 10 है ना, तो ये भी देखो बेटा 8 + 2 हो जाएगा बेटा 10। तो अब आपको इसमें इस आर का बताना था क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ आर। हाँ, अब आपको इस आर का वैल्यू बताना था, ये कितना होगा। ये वाला जो था ये 400 ओम का था, तो अगर ये R1 आप मानते, ये 8 ओम है, ये R2 आप मानते फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करते? इन दोनों का डिवाइड और वोल्टेज का डिवाइड। जो इसका वोल्टेज 2 वोल्ट है, इसका वोल्टेज कितना बनेगा? 8 वोल्ट, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे यहां पर 400 डिवाइड, या R को इधर पहले लिखेंगे क्योंकि R हमें पता करना है, R डिवाइड बाय 400, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहां पर। अब ये है 8 और 2, तो 2 डिवाइड बाय R लिखा पहले, तो 2 डिवाइड बाय 8, ये वाला 8, वोल्टेज डिवाइड बाय वोल्टेज इसका, रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस। तो ये कितना बनेगा? R इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 400, तो 2 400 100 ओम बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका कौन सा बनता है? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। रेजिस्टेंस का क्या है? रेशो, आपने देखा रेजिस्टेंस का रेशो मैंने दिया, और वोल्टेज का रेशो वो इक्वल होगा इसमें। अगर आप इस वाले, क्योंकि ये 2 वोल्ट है, आप देखो खुद से, ये 2 वोल्ट है, ये इसके पैरेलल में इसका 2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका टोटल कितना था? 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये 2 है, तो ये कितना आएगा इधर? 8 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब इनको हम रेशो करोगे, वोल्टेज का रेशो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस का रेशो, वही होता है ना। इन केस आप अगर इस वाले के रेस्पेक्ट में लेंगे तो सीरीज में होगा, तो इस वाले से मैंने ये वाला यूज किया। उसके बाद है 11 क्वेश्चन क्या था? हाँ, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू। आपको पता है जब एक्सेलरेट किया v वोल्ट से इलेक्ट्रॉन की इसकी एनर्जी बनेगी E इंटू v, ठीक है। और ये आपको पता है h इंटू न्यू, जो भी एक्सरे निकलेगी, और वो निकलता है लैम्डा में hc बाय लैम्डा। तो लैम्डा और v अगर आप देखोगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। 1/v के प्रोपोर्शनल आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी ये 12 था, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में बताऊंगा। ये 12 था, 11 छूट गया था। 11 में बताया है एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर सी। एक एसी सोर्स कैपेसिटर सी के साथ हमने कनेक्ट किया ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। अगर आपने इसकी फ्रीक्वेंसी कम की, ऑब्वियसली जब आपने फ्रीक्वेंसी कम की तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या हो जाएगा? इंक्रीज, डिक्रीज, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस। तो यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगी वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगी जब आप फ्रीक्वेंसी आप इसकी डिक्रीज करोगे। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जब डिक्रीज करोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा 11 का। 12 मैंने बता दिया। 13 का आपको सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वेंचुरीमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल, वो भी आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14,
14 में फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन। 14 फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, उसमें 2 पीएन जंक्शन डायोड्स होते हैं, वो तो आपको पता है, और लोड होता है, कैपेसिटर होता है। फिर बता रहा है विच ऑफ द कंपोनेंट्स रिमूव द एसी रिपल फैक्टर फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। जो रेक्टिफाइड आउटपुट हमको हासिल हुआ उसके बाद उसमें कुछ जो रेक्टिफायर एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए करता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ एसी कंपोनेंट रहता है, तो वो एसी कंपोनेंट पूरा फिल्टर करने के लिए हम कैपेसिटर सर्किट का यूज करते हैं ना, कैपेसिटेंसेस का। तो यहां पर भी आपको वही बता रहा है कि एसी कंपोनेंट कौन सा फिल्टर करता है। तो यहां पर ऑप्शन है पीएन जंक्शन डायोड, कैपेसिटर, लोड रेजिस्टेंस और सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर। मैंने पहले ही बोला उसके लिए कैपेसिटर यूज किया जाता है। तो कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर 14 का कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर 2 इसका है। उसके बाद मेटल वायर एक दी है, इसको मैं इरेज करता हूं। मेटल वायर एक दी है, उसका मास दिया है 0.4 प्लस माइनस 0.0002, 20 है, 02 kg ग्राम, सॉरी। उसके बाद रेडियस दिया है 0.3 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर या मिलीमीटर दिया है, सॉरी, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको बताना है मैक्सिमम इसमें परसेंटेज एरर कितना होगा जब हम इसकी डेंसिटी को मेजर करेंगे। डेंसिटी होता है बेटा मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम ये वायर है, इसकी लेंथ वगैरह दी है, तो इसका मतलब मास डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल, ये होता है ना। अब आपको पता है जब डिविजन में होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, तो उनकी परसेंटेज एरर जो होता है वो ऐड होता है। तो इसका मतलब इसका जो परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी का होगा, परसेंटेज एरर ऑफ एम प्लस परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस, मगर मल्टीप्लाई ट्वाइस, क्योंकि इसको पावर 2 है, तो इसका मतलब परसेंटेज एरर ऑफ एम, ठीक है, प्लस परसेंटेज एरर ऑफ यहां पर ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ आर, ठीक है, प्लस परसेंटेज एरर ऑफ एल, ठीक है। इन सब का एरर आपको लेना है, एरर, ठीक है। तो अब आप देखोगे परसेंटेज एरर इसका आप निकालोगे तो ये कितना निकलेगा, 0.002 डिवाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से वो मल्टीप्लाई बाय 100 में कॉमन करके लूंगा, ठीक है। तो प्लस 0.001 डिवाइड बाय 0.3 प्लस 0.02 डिवाइड बाय 5, पूरे को मल्टीप्लाई में 100 बाहर करूंगा। इसको भी हो जाता है, इसको भी हो जाता है, ये परसेंटेज एरर, परसेंटेज, इसको मल्टीप्लाई 2 भी है, ठीक है। इसको बेटा आप सॉल्व करोगे, बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका आंसर आपको 1.6% अप्रोक्सीमेटली 1.5 समथिंग कुछ निकलता है, तो राउंड ऑफ करके 1.6% आपका इसका आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर 2 इधर है। तो ये सिंपल प्रोसीजर है, मास, रेडियस, लेंथ, तो ये मास बाय वॉल्यूम होता है। अब आपको पता है परसेंटेज एरर इसका ऐड, लेकिन जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो सबका परसेंटेज एरर आप ऐड करो, तो वो मैंने ऐसे निकाला, तो 1.6 राउंड ऑफ करके 6% आंसर निकलता है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 में ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसको आप ऐसे ही सुनो। ये यंगेस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर था। इसमें अगर आप देखोगे, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे, अगर जो स्क्रीन होता है अगर उसको हम दूर ले जाए फ्रॉम द स्लिट्स, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल सही कि एंगुलर फ्रिंजेस जो होते हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब हम स्क्रीन को दूर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद मोनोक्रोमैटिक सोर्स रिप्लेस बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक सोर्स, एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स को दूसरे से रिप्लेस किया ऑफ लार्जर वेवलेंथ हमने चेंज की, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। अब ये बोलता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ सेपरेशन डिक्रीज नहीं होगी जब मोनोक्रोमैटिक सोर्स को हम दूसरे मोनोक्रोमैटिक सोर्स से रिप्लेस करेंगे लार्जर वेवलेंथ से। तो इसका मतलब बेटा दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा, आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा इसमें ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, सेकंड फॉल्स, ऑप्शन नंबर 2 इसका आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, 17 में क्या दिया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग अगर हमने स्ट्रेच इसको किया है 2 सेंटीमीटर इज यू, तो इसका मतलब
किसी सुप्रिंग की हमने इसको 2 सेंटीमीटर इलोंगेट किया, एक्सटेंड किया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है U। ठीक है, अब बोल रहा है, सुनो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पॉइंट। अब बोल रहा है, अब हमने इसको स्प्रिंग से स्ट्रेच किया है 8 सेंटीमीटर। अब हमने इसको 8 से, पहले कितना सेंटीमीटर किया था, अब 8 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया। तो हमने कितने टाइम्स इंक्रीज किया, 4 टाइम्स इंक्रीज किया। पहले आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो पहले था U, अब आपने 4 टाइम डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज किया, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16U आपकी न्यू पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है ना, 4 टाइम्स इंक्रीज किया तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 16U। अगर आप ऐसा भी करना चाहोगे तो पहले जब U था, उसके बाद आप U1 इसको ले जाओगे, या U था, ये था बेटा बराबर इस तरह 1/2 K इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहां से आपको K का वैल्यू निकलता, तो ये 4/2 2 निकलता है इधर, तो U/2 आपको K निकलता। फिर इसके बाद आप पोटेंशियल एनर्जी जो दूसरी निकालोगे वो आ जाएगा 1/2 K का वैल्यू U/2। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का मतलब 8 स्क्वायर। तो ये आपको बेटा आएगा U डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 64, 4 1 4 16, तब भी आपको 16U ही निकलता। ठीक है, डायरेक्ट करो, ऐसे करो, 16U इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 था और इसका इस तरह से आपने किया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा हूं। 18 क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। ठीक है, लाइट में ऑप्टिक्स में ये था, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशन के ऊपर था। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लिया है लाइट ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ x इन t1 इन एयर। x डिस्टेंस t1 टाइम में एयर में, 10x डिस्टेंस t2 टाइम में, किसमें, अनदर मीडियम, डेंसर मीडियम। लाइट ट्रेवल्स डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर, एयर में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। फिर बोल रहा है 10x टाइम्स एंड 10x इन टाइम t2 और 10x इन टाइम t2, किस मीडियम में, डेंसर मीडियम में। अब बता रहा है क्रिटिकल एंगल फॉर द मीडियम, इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो पहले आपको ये समझो, क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब डेंसर मीडियम से लाइट आती है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90, यानी जब रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द सरफेस निकल जाए, तो यहां पर कितना होता है 90 डिग्री, ये एंगल ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंस होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर इसको मैं मीडियम 1 मानता हूं, इसको मैं मीडियम 2 मानता हूं, ये डेंसर है और ये, तो अब हम डिस्कस कर रहे थे कौन सा क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें इसने बोला है मीडियम 1 और मीडियम 2 मैंने लिया, मैंने डेंसर। तो मीडियम 1 में एयर में x डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है t1 में, और डेंसर मीडियम दूसरा है उसमें 10x t2 टाइम में। तो अगर आप स्पीड निकालना चाहोगे तो इसकी स्पीड कितनी होगी, लाइट स्पीड इधर x डिवाइड बाई t1, इधर 10x डिवाइड बाई t2। ठीक है, ये आपको स्पीड मैंने पहले ही बता दी। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, अब आपको इसमें क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। तो आपको पता है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है साइन ऑफ IC। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, साइन ऑफ IC। ये देखो, ये डेंसर मीडियम, इसमें कितनी स्पीड है, हाँ स्पीड इन डेंसर मीडियम डिवाइड बाय स्पीड इन रेयर मीडियम। तो साइन ऑफ IC, डेंसर मीडियम में कितनी स्पीड है 10x बाई t2, इसमें कितनी है x बाई t1, x x कैंसल, t1 ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा 10t1 डिवाइड बाई t2। तो IC आपको निकलेगा साइन इनवर्स ऑफ 10t1 डिवाइड बाई t2। ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ये बनता है। इस तरह के से आपको ये करना है। तो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस स्पीड इन डेंसर मीडियम टू स्पीड इन रेयर मीडियम, इस तरह से होता है। तो इसको आप डिवाइड में खुद से वैल्यू डालो, स्पीड मैंने यहां से निकाला तो आंसर आपको निकला। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करने वाला हूं।
अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या था? हाँ, 12 वोल्ट 60 वाट लैंप था जो कनेक्ट था सेकेंडरी ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी के साथ वो कनेक्टेड था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कॉइल के साथ। हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू, प्राइमरी एसी के साथ कनेक्टेड है 220 वोल्ट। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए कंडीशन होती है इनपुट पावर आउटपुट पावर, तो इसका मतलब वी प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी इज इक्वल टू वी सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी। ठीक है, ये आइडियल की कंडीशन है। अब बता रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में कितनी करंट होगी, तो आपको करना है आईपी। तो प्राइमरी में आपको दिया है पहले 220 वोल्ट, आईपी आपको पता करना है, वीएस इंटू आई होता है पावर 60 वाट ये दिया है, तो आईपी आपको निकला है 60 डिवाइड बाय 220 वोल्ट, तो ये कितना निकलेगा? इसको कैलकुलेट करो आप आईपी को, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसको मैंने कैलकुलेट किया तो 0.27 ऐसे 0.27 एम्पियर निकलता है। ठीक है, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ये भी बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन था। एक फुटबॉल प्लेयर जो साउथवर्ड मूव कर रहा है, उसके बाद अचानक से ईस्टवर्ड टर्न कर रहा है। अब आपको बताना है इसको किस तरफ फोर्स मिलेगा, फोर्स इस प्लेयर को किसकी तरफ लगेगा टर्निंग, वाइल टर्निंग। तो फोर्स उस डायरेक्शन में लगता है जिधर एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन क्या होती है? जिधर चेंज इन वेलोसिटी होगी, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर ये v1 है, ये v2 है, तो आपको निकालना है v2 माइनस v1। तो अगर ये v2 है तो आप माइनस v1 ऐसे लिख सकते हो ना, v2 v1। ठीक, इसका रिजल्टेंट आपको कैसा निकलेगा? ऐसे चेंज। तो इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट, तो अलोंग नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान ही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया था, आसान पेपर आया था। अगर क्वेश्चन नंबर 20 आपको देखना है तो क्या लिखा था? सर्किट बनाया था। ठीक है, 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट दिया है और इधर 5 वोल्ट दिया है, 5 वोल्ट 10 वोल्ट, इस तरह ये ऐसे पॉजिटिव इधर पॉजिटिव इधर। जब इस तरह से बैटरी कनेक्ट होती है ना, एक बात आपको पता है, उनका वोल्टेज डिफरेंस होता है, वो आपको पता है। अब यहां पर एक रेजिस्टेंस और एक इधर है, ये कितने ओम था? 7 ओम। ये कितने ओम था? 2 ओम। ये कितने ओम था? 1 ओम। तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5 हो गया 5 वोल्ट। तो आई कितना निकलेगा? आपको निकालना क्या था इसमें? करंट। हाँ, तो 5 वोल्ट अपॉन 2 प्लस 7 प्लस 1 8 है ना। 7 प्लस 9 हो गया, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 ओम आ जाएगा डिवाइड, तो 0.5 एम्पियर इसका करंट निकलेगा। अब अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो इसमें एक ही जगह पर 0.5 एम्पियर लिखा है। ठीक है, तो इसमें आपको बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम बी टू ई, ये आ जाएगा बेटा आपको ए बी, ये ई, ये सी, ये डी। ठीक है, तो इसमें आपको 10 और 5 दिया है, इसका डिफरेंस होता है वोल्टेज, तो ये अपन तो 0.5 एम्पियर, इसमें एक ही ऑप्शन में 0.5 एम्पियर है, तो ये आंसर आपका बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, एंगुलर एक्सेलरेशन आपको हमेशा पता है, वो हमेशा होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर यही है, सर्कमफरेंस में सर्कल में चल रहा है कोई बॉडी, एंगुलर एक्सेलरेशन किधर होगा? अलोंग द एक्सिस। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका मतलब इसका आंसर नंबर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन था प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक बुलेट हमने फायर किया फ्रॉम गन, जिसको हमने इनिशियल स्पीड 280 मीटर पर सेकंड से किया और एंगल हमने 30 डिग्री से इसको फेंका। ठीक है, अब हमको बताना है मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंचेगी। मैक्सिमम हाइट के लिए आपको पता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g की फॉर्मूला है, तो u का वैल्यू डालो, थीटा का वैल्यू डालो, 30 डिग्री साइन 30, फिर 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। आप इसको करोगे तो इसका डिवाइड बाय 2g, जी आपको 9.8 डालना है, ये इधर क्वेश्चन में दिया है, तो इसको आप करो, ये आपको निकलेगा नियरली 1000 मीटर इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23।
अब क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। किसी क्लोज्ड सरफेस मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? 0। तो ये होता है 24 का सिर्फ 0 आ जाएगा। 25 बिल्कुल आसान सर्किट दिया था ऐसे, कैपेसिटेंस का। आपको पता है पैरेलल में क्या होता है कैपेसिटेंस? ऐड। तो इन दोनों का ऐड 6, 3 + 3 हो गया 6। फिर वो 6 और ये 3 बनेगा सीरीज में, उसको क्या बनेगा? 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3 है ना, तो 18 डिवाइड बाई 9 तो हो जाएगा बेटा 2 माइक्रो में दिया है तो 2 माइक्रो फैराड आपका इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका बनेगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, अच्छा क्वेश्चन जो मैकेनिक्स में दिया था, काइनेमेटिक्स में दिया था, एक क्वेश्चन आसान। पहला हाफ किसी ने v स्पीड से किया, दूसरा हाफ 2v स्पीड से किया। अब पूरे जर्नी के लिए एवरेज स्पीड कितना होता है? इस केस में हम एवरेज स्पीड किसके निकालते हैं? ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ये क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको 2v इंटू 2v डिवाइड बाय v प्लस v हो गया 2v, v एक v कैंसल, 2 2 और 4, यहां पर कितना आ जाएगा आपको 2 2, एक मिनट, एक इसको v स्पीड से जा रहा है आधा हाफ डिस्टेंस और दूसरा 2v से जा रहा है, तो ये v प्लस 2v बेटा 3v बन जाएगा, v प्लस 2v क्योंकि दूसरी स्पीड 2v से है। तो आप देखो आप 2 डिवाइड बाई 3v आपका इसका आंसर बन जाएगा। 2 डिवाइड बाई 3v ऑप्शन नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर हाफ डिस्टेंस v से ट्वाइस v1 v2, तो यहां पर बेटा 4 है ना, 4 2 2 और 4, तो ये आपको 4 डिवाइड बाई 3 बनेगा। 4 डिवाइड बाई 3v ये आपका भेजा 26 का ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। उसके बाद मॉडर्न में से एक डीके में से आपको क्वेश्चन आया था, आसान वाला क्वेश्चन आया था। हाफ लाइफ एक क्वेश्चन किसी भी दिया था, कौन सा दिया था? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ दिया था 20 मिनट्स। ठीक है, अब आपको बताना है जब ये 1/16 हो जाएगा तो कितना टाइम इसको लगेगा। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, हाफ लाइफ 1/2 पावर 4 लिख सकते हैं ना 1/16 को, तो 4 बार आपको हाफ लाइफ का टाइम लेना है, तो इसका मतलब हाफ लाइफ का टाइम 20 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका मतलब 80 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 80 मिनट आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 28 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और था, थर्मोडायनेमिक्स में और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में था। आपको पता है ना Vrms जो होता है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब बोल रहा है एक गैस है उसका टेम्परेचर पहले था -50 डिग्री सेल्सियस, का मतलब कितना होता है 23 केल्विन, 223 केल्विन, 223 केल्विन। ठीक है, ये आपको निकलेगा केल्विन में। अब बता रहा है हमें इसको कितना टेम्परेचर बढ़ाना है ताकि इसकी जो Vrms है, ताकि जो इसकी Vrms है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाए, तो इसका मतलब वो टोटल 4 टाइम्स बनेगा। तो इसका मतलब वो टोटल 4 टाइम्स कब बनेगा? जब इसको आप 4 टाइम्स का मतलब यहां पर अगर आपको देना है Vrms डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t, तो ये इसकी ऐसे लिख सकता हूं मैं शॉर्ट में, k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t आप लिख सकते हो, k कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको 3 टाइम्स इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब न्यू Vrms 4 टाइम्स होगा। ठीक है, तो वो कब 4 टाइम्स होगा? तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई 4 होना चाहिए। वो 4 कब होगा मल्टीप्लाई, कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो ये 16 टाइम्स बढ़ना चाहिए क्योंकि 16 का रूट 4 निकलेगा। क्लियर, समझ आया? तो इस तरह से आपको ये करना है। ये Vrms दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर अगर आप देखोगे स्क्वायर रूट ऑफ t होता है Vrms, रूट मीन स्क्वायर, स्पीड जो होती है गैस मॉलिक्यूल्स की। तो अगर मैं इसको लिखूंगा Vrms k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t, ये मैंने आपको एक सिंपल एक्सप्रेशन बताया। अब आपको नई जो Vrms ये बता रहा है कितना हमको टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, ताकि वो 4 Vrms बने। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा k t डैश, नया टेम्परेचर वो होना चाहिए 4 टाइम्स Vrms, तो इसका मतलब 4k अंडर रूट ऑफ t। ठीक है, अब बेटा आप देखो स्क्वायरिंग या कुछ और करो आप, दोनों साइड्स k और k हो जाएगा बेटा कैंसल। ठीक है, स्क्वायरिंग आप बोथ साइड्स करोगे तो कितना निकलेगा, t डैश विल बी इक्वल टू 16t। तो इसका मतलब आपको t डैश इज इक्वल टू 16t, मतलब 16 टाइम्स आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। अब यहां पर क्या बता रहा था वो मैं आपको बता रहा हूं, तो वही तो टेम्परेचर बताना है, तो आपको 16 मल्टीप्लाई बाय 223 करना है, वो आपको केल्विन में टेम्परेचर निकलेगा। लेकिन फिर यहां में आपको वो केल्विन आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, -273 करना है। चलो इसको करो, 16 × 3 48, 16 × 2 32 और 4 36,
3, 16 टू 32, 32 और 3 कितना हो गया 34, माइनस 273 करो। क्यों? सेल्सियस में इसका एक ऑप्शन है यहां पर, तो करो बेटा, ये निकलेगा आपको 3295 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 1 बनता है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 28 था, 29 था, सॉरी 28। अब मैं 29 बता रहा हूं, बिल्कुल आसान कार्नोट साइकिल पे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है? एफिशिएंसी जो कार्नोट इंजन की है वो 50% है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ सिंक सोर्स का दिया है 327 केल्विन डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में आप कन्वर्ट करो, 270 तो 600 केल्विन बन जाएगा, है ना। तो उसके बाद ये बता रहा है टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना होगा, ठीक है। आपको पता है एफिशिएंसी होता है 1 डिवाइड माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो यहां पर अपना आप इसका 50% का मतलब 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस टी सिंक आपको पता करना है, टी सोर्स आपको 600 दिया है, तो सॉल्व करो तो टी सिंक आपका इसमें ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 29 का यहां पर जो ऑप्शन बन रहा है केल्विन में अगर आप देखोगे तो वो बनेगा 300 केल्विन निकलता है, ठीक है। और वो बेटा आपको 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, और 27 डिग्री सेल्सियस यहां पर ऑप्शन में है, तो आपको ये आंसर बनेगा। इसको सॉल्व करो, आसान है। क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल आसान। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इंडक्टर में कितनी होती है? 1/2 Li²। अब यहां पर दिया था आपको बताना है कितनी इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर है, करंट भी दिया था और एल भी दिया था, लेकिन एल दिया था माइक्रो में, माइक्रो हेनरी। तो आपको लिखना था 1/2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 4 इंटू 10⁻⁻6 एल दिया था, करंट दिया था 2 एम्पियर, तो 2² इज इक्वल टू यू एल। तो 4 1 2 कैंसिल, 4 2 आर 8 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। इतना आपको निकले क्या निकलता है, हाँ इतना जूल आपको एनर्जी निकलता है। 10⁻⁻6 का माइक्रो, तो 8 माइक्रो जूल एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 इलास्टिसिटी वाले चैप्टर ब्लॉक मैटर में था 31। एक वायर है, इसको हमने सस्पेंड किया एक वेट यहां पर डब्ल्यू से। अब किसी भी पॉइंट पर इस वायर में कितना सिट्रस होगा? अब फोर्स तो ये है, क्योंकि ये नेग्लिजिबल एक वायर है, थिन है, इसका वेट उतना ज्यादा नहीं होगा, वो नेग्लिजिबल होगा। किसी भी जगह पर आप करोगे तो फोर्स यही रहेगा डब्ल्यू। इसका क्रॉस सेक्शन ए है, तो किसी भी जगह पर सिट्रस करोगे तो सिट्रस इसका निकलेगा डब्ल्यू अपॉन ए। हर एक पॉइंट पे इस पे सिट्रस निकलेगा डब्ल्यू अपॉन ए। क्वेश्चन यही था, सिट्रस कितना निकलेगा हर एक पॉइंट पे वायर, तो फोर्स बाय एरिया डब्ल्यू अपॉन ए, फोर्स यही रहेगा, ठीक है। अगर ये वो केस होता रॉड वाला केस, तो फिर आपको वेट वाला लेना था, वहां तक कितना वेट आता, ठीक है। तो ये वो वाला केस नहीं है। उसके बाद 33 क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 33 में हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 33 में अगर आप देखोगे तो ये दिया है कि जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है बाल्मर सीरीज की, उसने माना लैम्बडा। अब आपको एक चीज पता है, 1/λ जो होता है किसके लिए? बाल्मर सीरीज के लिए, वो होता है r इंटू 1/2² माइनस 1/n²। बाल्मर सीरीज के लिए होता है। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम n को इंफिनिटी डालते हैं फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो 1/λ इज इक्वल टू r, और ये निकलेगा बेटा 1/4, 1/∞ 0, ठीक है। उसके बाद बेटा ये निकला आपको बाल्मर सीरीज का 1/λ। अब आप मानोगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ये बोल रहा है किस सीरीज का? आपको बताना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज। पहला हुआ लाइमन, बाल्मर, उसके बाद वेरी गुड पैशन, और उसके बाद ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा? अगर मैं मानूंगा 1/λ, उसका मानूंगा λ, तो वो होगा बराबर r 1 डिवाइड बाय उसका हो जाएगा 4², और उसके बाद यहां पर आ जाएगा माइनस 1/n²। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के n इंफिनिटी डालो तो ये बनेगा 1/∞ 0,
ठीक है, तो ये 1/λ ऐसे ही रहेगा। तो r डिवाइड बाय, इसको आप 4 स्क्वायर को लिख सकते हो ना, 2 पावर 2, और ये 2 को 2 पावर 4, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 2 पावर, ऐसे लिखो, इसको 16 बनेगा, इसको लिखो 4/4 इंटू 4। ठीक है, अब देखो बेटा r/4 आपको पहले ही 1/λ के बराबर है, तो r/4 आपको 1/λ, तो 1/λ स्टार इज इक्वल टू 1/λ इंटू 4, 1 1 ऊपर है, तो आपको लैम्डा स्टार निकलेगा 4 इंटू लैम्डा। तो इसका मतलब बेटा जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको पैशन ब्रैकेट सीरीज के लिए मिलेगी यहां पर, अगर बाल्मर सीरीज के लिए लैम्डा है तो पैशन सीरीज के लिए वो कितना होगा, 4 लैम्डा। ये मैंने प्रोसीजर बता दिया। ठीक है, उसके बाद एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो आपको सिंपल डायरेक्ट ही आप करते हो वहां पर, जब आप फ्रीक्वेंसी निकालते हो फंडामेंटल हार्मोनिक ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप में, आपको उधर पता है हाँ, अगर वो सेम लेंथ के है, क्लोज्ड पाइप और ओपन पाइप अगर वो सेम लेंथ के है, ठीक है, उनके फ्रीक्वेंसी की जो रिलेशन आ जाती है, अगर वो सेम लेंथ की है, वो तो आपको पता है कि वो आता है क्लोज्ड वाले, पहला कौन सा बताना है, ओपन, उसके बाद क्लोज्ड। यहां पर पहला ओपन वाला केस है, फिर क्लोज्ड वाला केस है। वो किस रेशियो में होते हैं, 2:1। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ क्लोज्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यानी इसको होता है वो 2, अगर इसको 2 न्यू नॉट है तो इसको वो न्यू नॉट होता है। ठीक है ना, तो 2 न्यू नॉट जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो इसको रेशियो करो तो 2:1 निकलेगा। ठीक है, ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 34 का पार्ट नंबर, ऑप्शन नंबर 1 बनता है आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 35 का भी एक अच्छा क्वेश्चन आया था, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है ये, F1 सीरीज जो मेरे पास थी इसका। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन, सुनो, 2 बॉडीज मास m एंड 9m, एक m एक 9m एक बॉडी का मास है। ठीक है, उसके बाद बता रहा है इनके दरमियान डिस्टेंस r है। ठीक है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 बॉडीज, जो इन बॉडीज को ज्वाइन करती है इस लाइन के ऊपर, एक जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वायर ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। ग्रेविटेशनल फील्ड एक पॉइंट पर इधर 0 है किसी पॉइंट पर, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, 0। फॉर एग्जांपल यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, तो अगर यहां से यहां तक ये मानूंगा x, ये कितना होगा r-x। ठीक है, तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, तो इस वाले साइड का फोर्स और इस वाले साइड का फोर्स उसके ऊपर बराबर होगा ना। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा, अगर यहां पर कोई भी बॉडी है, जनरल में आप मानो कोई भी बॉडी कैपिटल M, तो यहां पर GM कैपिटल M डिवाइड बाय x स्क्वायर, आपको GM 9m डिवाइड बाय r-x का होल स्क्वायर बराबर होगा। तो इस तरह से आपको GMM कैंसिल, तो 1/x स्क्वायर आपको निकलेगा बेटा। 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, 3 - r/x का होल स्क्वायर इधर भी है, होल स्क्वायर इधर भी है, x हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो बेटा आप अगर इधर देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, r-x इज इक्वल टू 3x, ये इधर जाएगा, तो ये बनेगा r इज इक्वल टू 3x प्लस x हो गया 4x। तो x आपको कितना निकला, r/4, x आपको निकला r/4। हमें x नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था वो मैं बताऊंगा। हमें निकालना था उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो हमें x मतलब यहां से यहां तक r/4, यहां से यहां तक होगा 3r/4, ये ऑब्वियस बात है। ठीक है ना, अब इसी पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। अब आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फॉर्मूला पता है, जब 2 बॉडीज का होता है तो वो ऐड होता है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन किसके बराबर होता है, -gm/r। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस पॉइंट को हम P मानते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल P हो जाएगा -g, इस बॉडी का मास है m, डिवाइड बाय यहां से यहां तक r/4। ठीक है, प्लस इस बॉडी का -g 9m डिवाइड बाय, अब r/4 नहीं 3r/4। ठीक है, तो इसी को आप सॉल्व करो, आपको निकलेगा -16gm डिवाइड बाय r, ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सेक्शन ए हमने डिस्कस किया, तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपको बनता है। तो ये इस तरह से हमने क्वेश्चन डिस्कस किया सेक्शन ए।
अब अगले वीडियो में हम सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।